हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। वैसे तो कहा जाए तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है बताया था मैंने आपको सिलेबस के बारे में कि फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीटली हट चुका है, जीवों में जनन, लेकिन फिर भी मैंने उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको क्लियर करवाए हैं, इसलिए ये आपका एक तरह से सेकंड चैप्टर ही है। तो सेकंड चैप्टर का नाम है पुष्पी पाथों में जनन, वो हमने स्टार्ट कर लिया था और उसका एक वीडियो जो है ना, वो अपलोड हो चुका है। और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, प्लीज वो क्लास देखें। उसके बाद आपको आगे की सारी चीजें जो हैं वो अपने आप ही कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई क्लास आप देख रहे हो या कोई वीडियो आप देख रहे हो या किसी आप टॉपिक को लेकर आप चल रहे हो, उसमें से अगर कोई बीच का पार्ट छूट जाता है, तो वो आगे वाली चीजें थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आती है ना? तो पहले वो क्लास भी आप कंप्लीटली देख लें, उसके बाद में आप अपनी जो ये वाली क्लास है, वो भी देख लें, है ना? वैसे अगर अभी आप देख रहे हो, तो अभी आप कंटिन्यू बने रहें। और अब जो है हमारी रोज जो है इसी टाइम पे आपकी क्लास जो है वो आएगी कंटिन्यू, तो आप बने रहिए, है ना? डिस्टर्ब ना हो कि क्योंकि बीच में मैं क्लास नहीं ले पाई थी कुछ दिनों तक, तो बच्चों ने सोचा कि शायद अब मैम क्लास नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपने देखा होगा कि थोड़ी मेरी आईज में सूजन भी थी और अभी भी हल्की सी है थोड़ी। तो कुछ इन्फेक्शन की वजह से, थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से जो है मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब आपकी क्लास जो है वो रोजाना इसी समय पे कंटिन्यू होगी। ठीक है? तो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, उसकी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन अपन ने ले ली थी, जैसे कि फ्लावर की स्ट्रक्चर यानी कि पुष्प की संरचना हमने पढ़ ली थी। पुष्प के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या-क्या कार्य होते हैं और पुष्प होता क्या है, वो भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है? अब इसके आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। ठीक है? तो इसका पार्ट 2 अपन आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, उससे पहले जो है मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, जो अपना 2024 का जो बैच बनने जा रहा है, नया बन गया है, बनने जा रहा है क्या है, 2024 के अंदर जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं बायोलॉजी का, है ना, एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी का, तो वो बच्चे ध्यान से सुने कि उनके लिए हमने जो है नई क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है ऐप के ऊपर। और ऐप के ऊपर नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसकी मात्र फीस बिल्कुल कम रखी है हमने, बहुत ही कम रखी है। कितनी? केवल और केवल 999 रुपए फीस रखी है। ठीक है? इस साल बहुत ही कम फीस रखी है आपको। इसके अंदर आपको मिलने वाला क्या है? बहुत कुछ मिलेगा। बहुत ही कम फीस के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। क्या? पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, रोज की रोज मिलेगी। ठीक है? रोज मॉर्निंग में अपनी क्लास होती है, वहां पर 7 बजे अपनी रोजाना क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और इसके अलावा आपको सारे के सारे कंप्लीटली नोट्स मिलेंगे। नोट्स कौन से होंगे? 12th क्लास के नोट्स तो होंगे ही, उसमें एनसीईआरटी का पार्ट तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ नीट के नोट्स भी आपको उसमें मिलेंगे। इसके अलावा जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको हमेशा मिलेगी। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा या कोई लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आपको लगानी पड़ेगी और आपको मिलेगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं और परख सकते हैं कि आपकी कितनी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, आप कितने बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है प्रिपेयर हो। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है केवल और केवल 999 रुपए में। तो आप डाउनलोड कीजिए अडानिया ऐप और वहां पर जाकर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स परचेज कर लिया है और वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। अब आपकी बारी। चलिए, अब हम पढ़ने वाले ही क्या, नेक्स्ट टॉपिक अपना, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे पुष्प के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के प्रकार, तो पुष्प जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर हम ये बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो पुष्प के प्रकार में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? देखो, एक तो कुछ दो और चीजें आती है, वो मैं पहले वो बता देती हूँ। पुष्प के प्रकार के अंदर में एक पहला प्रकार लिख रही हूँ जिसका नाम है पूर्ण पुष्प। क्या है? पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प। और दूसरा जो मैं प्रकार लिख रही हूं उसका नाम है अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प। ये है तो बहुत ही छोटे-छोटे से टॉपिक, बहुत छोटे-छोटे से टॉपिक है। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए निम्न में से पूर्ण पुष्प कौन सा है, निम्न में से अपूर्ण पुष्प कौन सा है, पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं। और ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीटली बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो यहाँ से कोई भी छोटा-मोटा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये टॉपिक छोड़ने नहीं है आपको। ठीक है? अब देखो,
पूर्ण पुष्प की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कल याद है मैंने आपको बताया था कल की क्लास के अंदर कि पुष्प जो होते हैं उसके अंदर पार्ट कौन-कौन से होते हैं वो हमने देख लिए थे, ठीक है? कौन-कौन से पार्ट होते हैं भैया? तो उसके अंदर जो है स्पेशली एक तो होता है क्या, वो वाला पार्ट जिससे हम पुष्प को पकड़ते हैं, या फिर पुष्प जो होता है वो जिस शाखा शाखा से जिस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत के ऊपर वाला फूला हुआ सा जो भाग होता है जिसके ऊपर सभी के सभी चक्र जो है वो व्यवस्थित रहते हैं या वहां पर लगे होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि पुष्प के अंदर जो है वो कितने 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र हैं, जिसमें से सबसे बाहरी चक्र जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। उसके अंदर की ओर जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, दल कहते हैं। फिर उसके अंदर की ओर जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और सबसे अंदर वाला जो चक्र होता है उसको अपन क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये 4 चक्र हो गए कंप्लीटली। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्ण पुष्प की। किसकी? पूर्ण पुष्प की। तो ध्यान रखना, पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे? ऐसे पुष्प जिसके अंदर चारों ही चक्र कंप्लीटली उपस्थित हो, चारों के चारों चक्र हो। चारों चक्र कौन कौन से? तो जैसे आपने ये फूल देख रहे हो, आप ये पुष्प देख रहे हो आपके सामने, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सबसे बाहर की ओर, ये कौन सा है? इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं इसको? बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये पिंक वाला जो पार्ट दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो पंखुड़ियां होती हैं, जो रंगीन होता है जो पार्ट है ना, पुष्प का जो रंगीन वाला पार्ट जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। उसके बाद में ये वाली ये जो आपको इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही है पीले कलर में, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। तो ये 3 चक्र हो गए। और लास्ट का जो चक्र है वो बीचों बीच जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, इस वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं अपन इसको? जायांग कहते हैं। तो अब देखो, इस वाले पुष्प के अंदर चारों के चारों चक्र उपस्थित हैं। कौन कौन सा? बाह्य दल उपस्थित हो गया, दल उपस्थित हो गया, पुमंग उपस्थित हो गया और जायांग उपस्थित हो गया। ये चारों ही चक्र जिस पुष्प के अंदर उपस्थित हो उसको अपन क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? पूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, तो उदाहरण यहां पर लिखूं, तो जैसे कि हो गया धतूरा। क्या हो गया? धतूरा, गुड़हल, गुड़हल, ठीक है ना, आदि। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? पूर्ण पुष्प के। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से जो गुड़हल है वो पूर्ण है कि अपूर्ण है, या अपूर्ण पुष्प के उदाहरण दीजिए, पूर्ण पुष्प के उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन भी साथ के साथ बताती जाऊंगी कि कैसे टॉपिक, किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया धतूरा और गुड़हल। अब ये जो है, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो आपको पुष्प दिखाई दे रहा है, ये कैसा हो गया? कंप्लीट फ्लावर हो गया, पूर्ण पुष्प हो गया, ठीक है ना। फिर देखते हैं अपूर्ण पुष्प। अब नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण है, इसमें कोई ना कोई कमी है। और कमी किसमें होगी? इन चारों चक्रों में से कोई ना कोई, किसी न किसी एक की या एक से अधिक चक्र की जो है अगर कमी है, मान लो कि उसमें बाह्य दल नहीं है, मान लो कि उसमें दल नहीं है, मान लो कि उसमें जायांग नहीं है, मान लो कि उसमें पुमंग नहीं है, ठीक है, या तो एक या एक से अधिक चक्र की अगर उसके अंदर अनुपस्थिति है, उसमें कमी है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अपना अपूर्ण पुष्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण पुष्प हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। अच्छा, अपूर्ण पुष्प के अगर हम उदाहरण देखें, यहां पर उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा? पपीता हो गया। क्या हो गया अपना? पपीता। पपीता सभी बच्चे जानते ही होंगे, है ना, अभी गर्मियों में आएंगे। पपीता हो गया और अपना खजूर हो गया, खजूर हो गया। तो इसमें किसी न किसी चक्र की कमी होने की वजह से ये सारे के सारे क्या हैं? अपूर्ण पुष्प हैं। कंप्लीट है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प क्या होते हैं? पूर्ण पुष्प वह पुष्प जिसमें चारों ही चक्र उपस्थित हो, वो पूर्ण पुष्प हो गए। और जिनमें चारों चक्र में से एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित हो, तो वो क्या हो गया? अपना अपूर्ण पुष्प हो गया। ये तो चक्र के आधार पर, पुष्प चक्र के आधार पर ये पुष्प के प्रकार हो गए। यहां तक कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ का। और फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, और भी पुष्प के टाइप्स आते हैं उनकी, ठीक है, और भी टाइप्स पढ़ लेते हैं अपन। चलो, अब देखो, अब यहां पर आपको पता है कि कल मैंने आपको बताया था, कल क्या बताया था मैंने आपको, कि जायांग जो होता है, जायांग जो होता है वो इसका क्या होता है? मादा जननांग।
पुष्प का मादा जननांग जो होता है वो कौन होता है? जायांग होता है। जबकि पुष्प का नर जननांग जो होता है वो कौन होता है? पुमंग होता है। कौन होता है? पुमंग होता है। ये सभी को पता है ना। नर जननांग तो कौन होता है? पुमंग होता है, जिसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा। और मादा जननांग कौन होता है? जायांग होता है, जिसमें किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसका? मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये सभी बच्चों को पता होगा, है ना। कंप्लीटली ये अपन ने कल पढ़ लिया था। और जिन बच्चों ने पढ़ा है तो उन सभी को पता है ये सारी चीजें। नॉर्मल सी छोटी छोटी सी चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये सभी को पता है। अब ठीक है, अब देखो, अब हम इन्हीं के आधार पर, किसके आधार पर? जायांग और पुमंग, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि मादा जननांग और नर जननांग के आधार पर भी पुष्पों को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। चलिए कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहला जो पुष्प आता है जननांग के आधार पर, वो होता है एक लिंगी पुष्प। कौन सा? एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प, मोनोइशियस फ्लावर। क्या होता है? मोनोइशियस फ्लावर, यही बोलते हैं ना, ठीक है। और दूसरा जो पुष्प होता है अपना, वो होता है कौन सा? द्विलिंगी पुष्प। कौन सा वाला? द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, यहां तक समझ में आया? एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे और द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे, वो आगे की बात है। हम ये कह रहे हैं कि जननांग के आधार पर भी पुष्प कितने हो गए? दो प्रकार के। एक तो वो पहले वाला जो प्रकार बताया था, वो चक्र के आधार पर, पुष्प चक्र के आधार पर दो प्रकार के, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। और ये वाले जो हैं वो किसके आधार पर है? जननांग के आधार पर। जनन अंग के आधार पर जो है पुष्प कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जनन अंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मादा जननांग और एक होता है अपना नर जननांग। एक तो मादा जननांग और एक नर जननांग। नर जननांग को हम क्या बोल रहे हैं? पुमंग। मादा जननांग को क्या बोल रहे हैं? जायांग। अब इनके आधार पर दो प्रकार के हो गए। अब इसमें से पहला है अपना एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या हो गया? साफ स्पष्ट भाषा में समझ में आ रहा है, एक लिंगी जिसके अंदर केवल और केवल एक ही जननांग उपस्थित हो। एक ही जननांग। अब वो फिक्स नहीं है कि वो पुंकेसर होगा कि जायांग, इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक ही जननांग उपस्थित हो, या तो उसमें पुमंग होगा तो जायांग नहीं होगा, या जायांग होगा तो पुमंग नहीं होगा। समझ में आ गई बात? या तो जायांग होगा तो पुमंग नहीं होगा, पुमंग होगा तो जायांग नहीं होगा। दोनों में से अगर एक ही जननांग उपस्थित है तो उसे अपन क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आई क्या बात? एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? जिसमें से दोनों में से, दोनों कौन से? नर जननांग और मादा जननांग, दोनों में से एक ही जननांग उपस्थित हो, या तो पुमंग या फिर क्या हो सकता है? या तो पुमंग होगा या फिर जायांग होगा, तो उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने अपूर्ण पुष्प पढ़ा था। अपूर्ण पुष्प का मतलब क्या होता है? जिसमें से चारों चक्र में से कोई एक अनुपस्थित होता है, चारों चक्र में से। और चारों चक्र में दो चक्र कौन से आते हैं अपने? जायांग और पुमंग भी आते हैं। अब सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या मैं यह कह सकती हूं कि अपूर्ण पुष्प जो होते हैं, कुछ अपूर्ण पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी पुष्प भी हो सकते हैं? हो सकते कि नहीं हो सकते? अगर अपूर्ण पुष्प का मतलब चारों चक्र में से कोई ना कोई एक अनुपस्थित, और एक मान लो कि कौन सा अनुपस्थित हो सकता है? या तो वो पुमंग भी हो सकता है या फिर वो जायांग भी हो सकता है। अब जायांग और पुमंग अनुपस्थित है, अगर दोनों में से एक कोई अनुपस्थित है तो वो अपूर्ण पुष्प होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आ गई बात समझ में? तो एक लिंगी पुष्प कौन से? या तो वो जिसमें क्या हो, या तो पुमंग अनुपस्थित हो या फिर क्या हो? मादा जननांग जायांग अनुपस्थित हो। तो इसके क्या उदाहरण में यहां पर ये भी लिख सकती हूँ, पपीता हो गया और खजूर हो गया। पपीता और खजूर हो गया, ठीक है। दोनों ही जो पौधे हैं, दोनों के दोनों पौधे जो हैं, इनके अंदर जो है किसी न किसी एक जननांग की क्या होती है? कमी होती है ना। अब सारे ऐसा मत करना कि सारे पपीता के अंदर केवल पुमंग ही होता, नहीं रे। किसी में पुमंग होगा तो किसी में जायांग होगा, जिसमें जायांग होगा उसमें पुमंग नहीं होगा। बाकी तो वो जनन की प्रक्रिया कैसे करेंगे? मान लो कि सारे के सारे पौधों में पुमंग ही हो गया, सारे पपीता के अंदर पुमंग पुमंग हो गया, तो जायांग कहां से लेके आएंगे? अदर पौधे के ऊपर थोड़ी जाएंगे परागण की क्रिया करवाने के लिए, नहीं ना। तो किसी किसी पौधे में जायांग होगा तो किसी किसी में पुमंग होगा, ये समझना है आपको, ठीक है। अब एक बात बताओ,
एक लिंगी पुष्प मैंने क्या कहा कि ये जो है एक लिंगी पुष्प जो है वो पौधे होते हैं जिनके अंदर केवल एक जननांग उपस्थित हो। अगर एक जननांग उपस्थित है तो क्या मैं इसको दो भागों में बांट सकती हूँ क्या? दो भागों में बांट सकती हूँ क्या? बिल्कुल बांट सकती हूँ। कैसे? एक तो हो गया अपना नर पुष्प, एक तो क्या हो गया नर पुष्प, और एक क्या हो गया मादा पुष्प। क्या हो गया? नर पुष्प और मादा पुष्प। आ गई बात समझ में? क्योंकि एक ही जननांग तो उपस्थित रखना है अपने को। तो एक तो हो गया नर पुष्प और एक कौन सा हो गया अपना मादा पुष्प। अब बताओ नर पुष्प किसे कहेंगे और मादा पुष्प किसे कहेंगे? ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है अब तो कि नर पुष्प किसे कहेंगे। नर पुष्प वह पुष्प होगा जिसके अंदर क्या हो, केवल और केवल पुमंग हो। इस पुष्प को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गौर करके देखो इसको। तो ये वाला जो पुष्प है, ये पुष्प कौन सा है? मैं ये कह रही हूं कि ये पुष्प जो है वो नर पुष्प है। मैं क्यों कह रही हूं ये नर पुष्प है? क्योंकि मुझे इस फूल में देखने पर केवल और केवल क्या दिखाई दे रहे हैं? केवल और केवल पुमंग दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? केवल और केवल पुमंग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जायांग का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर जायांग आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर केवल और केवल क्या दिखाई देंगे? नर जननांग दिखाई देगा। केवल और केवल नर वाला भाग दिखाई दे रहा है जिसे अपन पुमंग कहते हैं। तो इसलिए ये कैसा पुष्प हो गया? नर पुष्प हो गया। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब इधर देखो ये वाला जो पुष्प है इसमें आपको कहीं पर भी क्या पुमंग दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है फिर? ये दिखाई दे रहा है अपने को क्या? जायांग। क्या दिखाई दे रहा है? जायांग दिखाई दे रहा है। अगर केवल और केवल जायांग उपस्थित हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर तो केवल केवल और केवल मादा जननांग उपस्थित है। और अगर इसमें मादा जननांग उपस्थित है तो ये वाला कौन सा पुष्प हो गया? ये वाला जो है वो मादा पुष्प हो गया। कैसा पुष्प हो गया? ये मादा पुष्प हो गया। बात समझ में आई क्या आपको? चलो मैं साइड में हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको जिसको भी लेना हो। समझ में आया क्या? ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। एक लिंगी पुष्प वह पुष्प जिसके अंदर केवल एक जननांग उपस्थित होगा, या तो नर जननांग या फिर मादा जननांग। इसी के आधार पर अपन ने दो भागों में बांट दिया, नर पुष्प और मादा पुष्प। नर पुष्प जो होगा जिसमें केवल और केवल क्या उपस्थित होंगे? नर जननांग उपस्थित होगा, जैसे कि पुंकेसर। और मादा जननांग जिसमें उपस्थित होगा उसको अपन क्या कहेंगे? मादा पुष्प कहेंगे। ठीक है, चलो अब वापस ये मत बोलना कि मैम एग्जाम्पल बताओ कि नर पुष्प कौन से होंगे, मादा पुष्प कौन से होंगे। अरे सभी के सभी नर भी होते हैं, सभी के सभी मादा भी होते हैं। आधों में नर हो जाएंगे, आधों में मादा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि सभी में नर हो गए तो फिर मादा कहाँ से लेके आएंगे? निषेचन कैसे करवाएंगे? मादा युग्मक की भी तो जरूरत है। दोनों प्रकार के होते हैं, सभी के सभी। बस एग्जाम्पल आपको पपीता और खजूर याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आता है अपना द्विलिंगी पुष्प। अब ये तो आप लोग बता ही सकते हो अब कंप्लीटली। अब तो आप अच्छे से बता ही सकते हो कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे? ऐसे पुष्प जिसके अंदर नर जननांग भी उपस्थित हो, जिसमें मादा जननांग भी उपस्थित हो, यानी कि पुमंग भी हो और जायांग भी हो। ऐसे पुष्पों को अपन क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो क्या मैं इस वाले पहले वाला जो पौधा है अपना, क्या इस वाले पौधे को द्विलिंगी पुष्प कह सकती हूँ? क्या मैं इसे कह सकती हूँ क्या? बिल्कुल कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर जायांग भी नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पर पुमंग भी नजर आ रहा है। इसलिए ये वाला जो है ये कैसा हो गया? द्विलिंगी पुष्प हो गया। कैसा हो गया? ये द्विलिंगी पुष्प हो गया। ठीक है, जबकि ये दोनों जो है ये दोनों कैसे हो गए? एक लिंगी पुष्प हो गए। अब एक बात बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा था कौन सा वाला? पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प के बारे में पढ़ा था ना। और पूर्ण पुष्प वह पुष्प जिसमें चारों ही चक्र उपस्थित हो। चारों चक्र का मतलब वो दोनों चक्र भी होंगे। कौन से? एक तो अपना जायांग और एक अपना पुमंग। अगर वो दोनों भी उपस्थित हैं इसका मतलब तो वो पूर्ण हो गया। अगर वो पूर्ण है तो क्या वो द्विलिंगी है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि उसके अंदर दोनों ही जननांग उपस्थित है। उसमें पुमंग भी है और उसमें क्या है? जायांग भी है। पुमंग जायांग प्लस वो दोनों चक्र भी है। खैर हमें दोनों चक्रों से कोई मतलब नहीं है, दल बाह्य दल से मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब तो है ना जायांग और पुमंग से। अगर जायांग पुमंग दोनों ही उपस्थित हैं तो इसका मतलब वो कौन सा वाला पुष्प हो गया? अपना द्विलिंगी पुष्प हो गया। और द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल आप खुद अब बताओ मुझे दिमाग लगा के, क्योंकि मैं बता चुकी हूं किसमें? पूर्ण पुष्प में बता चुकी हूं। तो बताओ फटाफट से। पूर्ण पुष्प के अंदर मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, बताया था ना कौन सा वाला? धतूरा और गुड़हल। तो इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कौन कौन से? धतूरा और गुड़हल। तो धतूरा और गुड़हल जो है वो पूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल भी हो गए, और यहाँ पर वो किसके एग्जाम्पल हो गए? द्विलिंगी पुष्प के। द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे? जिसमें दोनों ही जननांग उपस्थित हो, तो दोनों ही है ना इसमें। तो ये हो गया कंप्लीट। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी भी लेती हूँ तब तक।
आजकल एग्जाम्पल से क्वेश्चन आने का ज्यादा पेशन है, तो एग्जाम्पल से इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो मुझे, चलो ठीक है, परागकोश की संरचना के बारे में बता दूंगी। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा कि एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। और अच्छा चलो ये चीज मैं बता देती हूँ आपको कि जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प, ठीक है, वो कैसे होंगे? अपूर्ण पुष्प होंगे। सारे के सारे कैसे होंगे? अपूर्ण पुष्प होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि सारे के सारे द्विलिंगी जो पुष्प हैं, द्विलिंगी पुष्प, वो मैं ये नहीं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, सारे द्विलिंगी पुष्प जो है वो पूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि उसमें से मान लीजिए कि बाह्य चक्र कोई अनुपस्थित हो गया तो, बाह्य चक्र अनुपस्थित हो गया तो, ठीक है ना। लेकिन कुछ द्विलिंगी पुष्प जो है, कुछ द्विलिंगी पुष्प जो है वो पूर्ण पुष्प होंगे, पूर्ण पुष्प होंगे। आ गई बात समझ में? और मैं ये भी कह सकती हूँ कि सारे के सारे पूर्ण पुष्प जो है, सभी के सभी पूर्ण पुष्प जो है वो द्विलिंगी पुष्प होंगे, क्योंकि पूर्ण पुष्प यानी सब कुछ कंप्लीट है, तो फिर तो वो द्विलिंगी होने ही है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे प्यारे से परागकोश की संरचना। किसकी? परागकोश की संरचना। और ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि परागकोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। ठीक है ना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा नीट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो परागकोश जो होता है वो होता क्या है? चलो अब एक बात बताओ, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा। अब देखो, कल हमने पढ़ा था पुष्प के बारे में, और पुष्प का जो हम यूं कह सकते हैं नर जननांग जो होता है, पुष्प का जो नर जननांग जो होता है, नर जननांग, उसे अपन क्या कहते हैं बताओ? उसे अपन कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं बच्चों? पुमंग कहते हैं। और इसकी एकल इकाई को क्या कहते हैं? एक इकाई हो तो उसको अपन कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर बहुत सारे हो तो सभी को मिलाकर क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। लेकिन वो अगर एक हो तो उसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, तो पुंकेसर क्या है? इसकी एकल इकाई है। पुंकेसर क्या है? इसकी एकल इकाई है। और इसको मैंने आपको बताया भी था डायग्राम के साथ में, कैसा होता है पुंकेसर। तो यहाँ पर ऊपर की ओर तो इसके अंदर क्या होती है? एक पाली, ऊपर की ओर एक फूला हुआ सा भाग होता है पुंकेसर में, और बीच में जो है, बीच में क्या होती है? योजी होती है। और फिर इसके बाद में एक लंबी सी पतली सी संरचना होती है ना, धागेनुमा संरचना। और ये जो धागेनुमा संरचना है, इसको अपन क्या कहते हैं? क्या देखो, ये धागेनुमा जो संरचना है जो कि पुष्प से जोड़कर रखती है परागकोश को, इसको तो अपन क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं। और जो ऊपर वाला जो भाग है, इसको, जो फूला हुआ जो भाग है, इसको अपन क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको परागकोश कहते हैं। और परागकोश के जो ये बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाली जो ये लाइनिंग कर रही हूं मैं, जो कि क्या कर रही है? परागकोश को दो पालियों में बांट रही है। परागकोश को दो पालियों में बांटने का काम कर रही है ये जो बीच वाली लाइन है। इस बीच वाली लाइन को मैं यहाँ पर क्या कह देती हूँ? योजी कह देती हूँ। क्या कह देती हूँ? योजी कह देती हूँ। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है अपनी, वो किसकी है? पुमंग की या फिर पुंकेसर की। अच्छा, ये एक है तो क्या होगा? पुंकेसर। ऐसे बहुत सारे एक पुष्प में है तो उन झुंड को क्या बोल देंगे? पुमंग कह देंगे। तो ये अपनी किसकी संरचना है भैया? पुंकेसर की संरचना है। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को पता है क्योंकि मैं कल बता चुकी हूं। और मैंने आपको बताया था कि पुमंग के जो है, पुमंग के कितने भाग हो गए? पुमंग के 3 भाग हो गए। कौन कौन से भाग हो गए भैया? तो सबसे ऊपर की ओर जो होता है वो कौन होता है? परागकोश होता है। परागकोश होता है। फिर परागकोश को दो पालियों में बांटने वाली जो संरचना होती है, इसको अपन योजी कहते हैं। और इसके अलावा जो परागकोश को पुष्प से जोड़ने वाली जो संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं। तो 3 भाग हो गए। अब तीनों भागों के कार्य आप सभी को पता है। क्या कार्य है? तो आप सभी को पता है कि पूतंतु जो होता है वो क्या करता है? पुष्प को, पुष्प से, है ना, पुष्प से किसको जोड़ता है? परागकोश को जोड़ता है ना। तो ये कैसा होता है? लंबा होता है, लंबा धागेनुमा होता है, जो कि परागकोश को या पूरे पुंकेसर को ही किससे जोड़ने का काम करेगा?
पुष्प से जोड़ने का काम करेगा। इसके लंबे होने की वजह से परागकोश बहुत ऊंचाई तक होता है, बहुत ऊंचा होता है, और ऊंचा होने की वजह से जब ये फटता है तो फटने की वजह से इसके अंदर जो बने हुए क्या होते हैं, क्या बनते हैं इसके अंदर बनते हैं परागकण। क्या बनते हैं इसमें? परागकण बनते हैं। और ये परागकण जो है वो ज्यादा दूरी तक जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचा होता है और ऊंचा फटने की वजह से ज्यादा दूरी तक ये जो है परागकण जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि परागकोश जो है इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें परागकण का निर्माण होता है। किसमें? परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। और यही वो परागकण है जिसके अंदर बनेंगे क्या? अपने नर युग्मक। क्या बनेंगे? नर युग्मक बनेंगे। किसमें बनेंगे? परागकण के अंदर बनेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये तो हो गया पुतंतु। अब हम बात करते हैं परागकोश की। तो अभी बताया मैंने परागकोश कौन होता है? तो पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग, जो दो पालियों में बटा होता है। दो पालियां है कि नहीं है? कैसे है? क्योंकि योजी ने क्या किया, योजी बीच का जो पार्ट होता है ये इसको दो भागों में बांट देता है और दो पालियां बन जाती है। और काम क्या है परागकोश का? परागकोश का काम क्या है? परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। और परागकण के अंदर क्या बनेंगे? बाद में नर युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? नर युग्मक बनेंगे। अब योजी आपको पता ही है, योजी एक क्या होता है भैया? योजी एक बंध्य उत्तक होता है। कैसा होता है? बंध्य उत्तक होता है। और बंध्य उत्तक होने का मतलब कि इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। और ये क्या करता है? परागकोश को दो पालियों में बांटने का काम करता है, या यूं भी कह सकते हैं कि दो पालियों को जोड़ने का काम भी यही करता है। ठीक है ना? या दो पालियों को बांटने का काम भी यही करता है, क्योंकि ये बीच में टपक जाता है और इन दोनों को अलग अलग कर देता है ना? इन दोनों के बीच में, दो पालियों के बीच में दीवार खड़ी कर देता है ये। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्या अपना पुमंग या पुंकेसर। ये तो बड़ी सी संरचना हो गई, पूरी कंप्लीटली संरचना पढ़ ली है अपन ने। ये भगवान देखो ठीक है। और अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है ये जो परागकोश है, ये परागकोश जो कि इतना मेहनत कर रहा है, इतना काम धंधा कर रहा है। क्या काम कर रहा है भैया? परागकण का निर्माण करने का काम कर रहा है। और परागकण के अंदर ही बनेंगे अपने नर युग्मक, है ना? तो इतनी इंपॉर्टेंट संरचना है, तो क्या हम इसे छोड़े? क्या नहीं छोड़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। परागकोश की संरचना अब अपने को कंप्लीटली पढ़नी है। ठीक है, अब देखो आ जाओ अपने इस डायग्राम के ऊपर। डायग्राम कितना शानदार है, समझने में काम आएगा आपके। क्या काम आएगा? देखो ये है आपका क्या? पुष्प। ठीक है, पुष्प के अंदर प्यारे प्यारे से ये देखो, ये देखो, ये कितने प्यारे प्यारे से, ये देखो। और यहाँ पर आपको ऐसे करके ये संरचना मिल रही है। तो ये वाली जो संरचना है आपके सामने, है ना? मैंने गंदी कर दी ना, ब्लैक को मैं हटा दूं यहाँ से। ये है जो ठीक है वैसे। ठीक है, ये वाली जो संरचना है, ये वाली, इसको अपन क्या कहते हैं? पुमंग या फिर पुंकेसर कहते हैं। अब देखो इतने सारे है ना, तो इसलिए वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पुमंग। और एक है तो एक को अपन क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। ये पुंकेसर है। अब इस पुंकेसर को देखो, यहाँ वाला ये ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, इस ऊपर वाले भाग को अपन क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परागकोश कहते हैं। ऊपर वाला जो खुला खुला भाग दे रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसको अपन क्या कह रहे हैं? परागकोश कह रहे हैं। अब इस परागकोश को अपन क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे और तोड़कर हम क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, फूल से बाहर निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें पढ़ना है कि ये है दिखता कैसा है, इसके अंदर क्या बनता है, कैसे बनता है, इसकी संरचना कैसी है। इस वजह से अपन क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे और अपन ने इसको क्या किया? बाहर निकाल दिया। ठीक है, इतना ही नहीं, हमने इसको बाहर निकालने के बाद में हमने इसको बीच में से काट दिया। जैसे कि ये आपके सामने देखो कितना अच्छा सा एक डायग्राम दिख रहा है। और ये डायग्राम मैं बता चुकी हूँ कि ये किसका डायग्राम है भैया? ये पुंकेसर या फिर पुमंग का डायग्राम है। ठीक है, अब इसके सामने ये पुंकेसर का डायग्राम दिख रहा है। अब यहाँ पर ये वाली जो संरचना देखो, ये वाली संरचना है ना, ये वाली कौन है बताओ? ये है पुतंतु। कौन है ये? पुतंतु। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो ये पूरा का पूरा फुला हुआ भाग जो दिख रहा है, और कितना अच्छे से दिखा रखा है इसमें देखो, ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं? इसी को तो अपन परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को तो अपन परागकोश कहते हैं। ये परागकोश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको बीच में एक लाइन दिख रही है ऐसी वाली, ये वाली लाइन दिख रही है, ये कौन है बताओ? ये है हमारी योजी। क्या है?
योजी। और इसी योजी की वजह से अगर आप इस परागकोश को देखो तो यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पालियां कहते हैं। एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, दो पालियां हो गई ना। यहाँ पर किसकी वजह से हुई, ये योजी की वजह से हुई। योजी बीच में टपका और इसने दो पालियों में बांट दिया, तो एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, दो पालियां हो गई, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमने तो ये बाहर की संरचना देखी कि ये बाहर से ऐसा दिखता है। अब अपने को इसके अंदर झांक के भी देखना है, तो अंदर झांकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। अब हम ऐसे तो नहीं काटेंगे, ऐसे काटेंगे तो फिर वो आधा आधा इधर बढ़ जाएगा, दो पाली उधर, वो एक पाली इधर चली जाएगी, एक पाली इधर चली जाएगी, फिर अपने को सही से अध्ययन होगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे और उस चाकू की मदद से अपन क्या करेंगे, इसको बीच में से काट देंगे। इस चाकू से अपन क्या कर लेंगे, यहां से ऐसे बीच में से काट देंगे, बीच में से उड़ाया, तो बीच में से जब काटोगे और जब आप ऊपर की ओर से देखोगे, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको आपने ऐसे काटा, ऐसे काटने के बाद में जब अपन इसको ऐसे देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। कैसी, इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, जिसमें आपको दिख क्या रहा है, जिसमें आपको दिखेगा कि एक तो यहाँ पर देखो, एक तो ये इस प्रकार से क्या बने हुए हैं, कुछ कोष्ठ बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, यहाँ पर कोष्ठ बने हुए हैं। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो एक पाली तो ये हो गई, एक पाली ये, जैसे कि ये दो पालियां थी ना, तो एक पाली तो ये हो गई और एक पाली ये हो गई, ठीक है ना। तो दो पालियां तो ये हो गई। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखो, उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखो तो दो पालियां तो ये हो गई है ना, एक पाली ये, एक पाली ये, लेकिन इसके अंदर भी आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है। क्या, इसके अंदर आपको चार बड़े बड़े से कोष्ठ दिखाई देंगे, चार बड़े बड़े से, ये देखो, ये देखो, ये चार बड़े बड़े आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, जिनको अपन प्रकोष्ठ भी बोलते हैं या फिर इनको अपन परागपुट भी बोलते हैं। इन्हीं को अपन लघु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी भी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब परागकोश जो है, परागकोश जो है उसके अंदर अगर आप देखो तो परागकोश के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, चार आपको कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, चार कोष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज रह गई अपनी, क्या, एक चीज रह गई, जो परागकोश है, परागकोश, ठीक है, इसी को एक नाम देना मैं भूल गई, इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो परागकोश है इसी को अपन एक और नाम देते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, परागकोश को ही लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ये मेरी रह गई थी चीज है ना, पहले बताना चाहिए था मुझे कि परागकोश को ही लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ण क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि धीरे धीरे आप पढ़ोगे कि लघु बीजाणु पर्ण का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बनेंगे लघु बीजाणु। क्या बनेंगे, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु पर्ण का मतलब जिसमें लघु बीजाणु बन रहे हो। तो लघु बीजाणु का, लघु बीजाणु क्या होता है वो आगे बताऊंगी, लेकिन लघु बीजाणु या परागकण एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो वो किसमें बन रहे हैं, परागकोश में। तो परागकोश को ही अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे से रह गई थी, सॉरी उसके लिए। लेकिन अब यहाँ पर आप नोट कर लोगे कि परागकोश को ही अपन क्या कह रहे हैं, लघु बीजाणु पर्ण कह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये परागकोश में अपन क्या पढ़ रहे थे, एक पाली ये हो गई, दूसरी पाली ये हो गई, और दोनों पालियों के अंदर जब हमने इसको ऊपर से काटा तो देखा कि इसके अंदर चार अपने को छोटे छोटे और कोष्ठ मिल रहे हैं। चार क्या मिल रहे हैं, छोटे छोटे से और आपको क्या मिलेंगे, कोष्ठ मिलेंगे। इन कोष्ठों को अपन क्या कहते हैं, इन चारों कोष्ठों को क्या कहते हैं अपन, इनको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं इनको, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी कहेंगे। किसके, किसको कह रहे हैं अपन, देखो सुनना ध्यान से। सबसे पहले परागकोश, परागकोश को अपन ने काटा, परागकोश को काटा तो इसकी जो दो पालियां थी, दो पालियों के अंदर अपने को कितने मिले, दो पालियां जो थी है ना, इसकी ये पाली वो पाली और इसकी दो पालियां हैं, और दोनों पालियों के अंदर अपने को कितने, चार, कितने, चार, प्रत्येक पाली में दो, एक, दो, तीन, चार, कितने, चार। अपने को क्या मिली, लघु बीजाणुधानी मिली। लघु बीजाणुधानी क्या है, गोल गोल सी संरचनाएं हैं जिसको अपन प्रकोष्ठ या परागपुट भी कहते हैं।
ठीक है ना, और इनका नाम क्या है, लघु बीजाणुधानी। इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर, सुनना ध्यान से, इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है, इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। एक बार फिर से समझा रही हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, फिर से समझा रही हूँ। जो परागकोश होता है, परागकोश को अपन लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, क्योंकि इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, परागकोश की 2 पालियां होती है, और 2 पालियों में प्रत्येक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानियां होती है, 4। देखो वहां पर, देखो 2 इसके अंदर और 2 फिर इसके अंदर, ठीक है ना। एक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानियां, तो 2 पालियों के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानियां होगी, 4। और लघु बीजाणुधानियां क्या है, गोल गोल सी संरचनाएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 4 लघु बीजाणुधानियां हो गई, कितनी, 4, टोटल 4 हो गई, क्योंकि एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां। और लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु। अब आप कहोगे कि मैम आप तो बोल रहे थे परागकोश के अंदर पराग कण का निर्माण होता है, और अभी आप बोल रहे लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु कहां से आ गए। तो सुनना ध्यान से, लघु बीजाणु ही आगे जाकर किसका निर्माण करेंगे, लघु बीजाणु ही आगे जाकर निर्माण तो क्या वही होते हैं एक तरह से, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ी मॉडिफिकेशन होकर क्या बन जाता है, अपने परागकण। क्या बन जाते हैं, परागकण बन जाते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या। लघु बीजाणुधानी किसके अंदर है, परागकोश के अंदर है। परागकोश के अंदर 2 पालियां, 2 पालियों के अंदर लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी के अंदर जो है किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु ही आगे जाकर किसका निर्माण करते हैं, या क्या किसमें ये डेवलप हो जाते हैं, परागकण के अंदर। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ कि लघु बीजाणु जब बनते हैं, तो लघु बीजाणु क्या होते हैं कि जब बनते हैं तो वो 4 जो है ऐसे जुड़े होते हैं, चतुष्क अवस्था में होते हैं। 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े होते हैं, इसको अपन लघु बीजाणु कहेंगे इस कंडीशन में। और ये 4 की अवस्था में होंगे। जब ये टूट कर बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तब इनको क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। आ गया समझ में। तो परागकण बताओ अब किसमें बने हैं, परागकण लघु बीजाणुधानी में बने ना, क्योंकि लघु बीजाणु और परागकण एक ही है, ठीक है ना। तो लघु बीजाणु जो है या परागकण जो है वो किसमें बने हैं, लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी किसके अंदर है, परागकोश के अंदर है। परागकोश की 2 पालियों के अंदर है। और परागकोश किसका पार्ट है, परागकोश किसका पार्ट है, तो परागकोश पुंकेसर का भाग है। पुंकेसर क्या है, नर जननांग है। क्या है, नर जननांग है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर परागकण जो है वो किसमें बन जाएंगे, अपने परागकोश के अंदर। अब देखो नॉर्मली जितने भी पौधे होते हैं उन सभी में परागकोश जो होता है वो द्विपालित संरचना होती है। कितनी, द्विपालित। द्विपालित का मतलब यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर पालियां, 2 पालियां हो गई, तो इसलिए ये द्विपालित संरचना हो गई, ठीक है ना। लेकिन आपको अपवाद ध्यान रखना है, क्वेश्चन अपवाद से ही आएगा। अपवाद क्या है इसका, द्विपालित संरचना का अपवाद, यहां पर लिख रही हूं मैं अपवाद। अपवाद क्या है, अपवाद है मालवेसी कुल के पादप। कौन से कुल के, मालवेसी कुल के पादप। तो मालवेसी कुल जो होता है उसके जितने भी पौधे होते हैं उसमें सभी में परागकोश केवल एक पाली की संरचना होती है। कितनी पाली होती है, एक पाली की परागकोश की संरचना होती है, उसमें केवल एक पाली ही होती है। अब समझ जाओ, अगर एक पाली है तो लघु बीजाणुधानियां कितनी होगी, 2 होगी। अब यहाँ पर देखो आप, इसको अगर अपन यहाँ से अगर अपन इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गए, लघु बीजाणुधानी। और इसके अंदर जो ये प्यारे प्यारे से ये देखो पीले रंग के क्या बन रहे हैं, यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं। और यहाँ पर देखो जब ये लघु बीजाणुधानियां फटती है तो ये परागकण कहाँ जाते हैं, ये बाहर की ओर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, परागकण बाहर की ओर आ जाते हैं। समझ में आ गई बात। स्क्रीनशॉट लेना हो कुछ यहाँ का तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपने को पढ़नी है परागकोश की आंतरिक संरचना। अब देखो ये ना परागकोश, इसके अंदर आप कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि ये जो है इसकी मोटाई दिख रही होगी आपको। तो ये मोटाई कितने स्तर की बनी होती है, और ये जो लघु बीजाणुधानी होती है ये कितने स्तर की बनी होती है, इसकी कौन सी कोशिकाएं होती है, कितने स्तर होते हैं। इसलिए अपने को इसको क्या पढ़ना है, आंतरिक संरचना पढ़नी है। क्या पढ़नी है, आंतरिक संरचना पढ़नी है। चलो भैया, परागकोश की आंतरिक संरचना। अब देखो परागकोश की संरचना या परागकोश की आंतरिक संरचना कर लो आप। अब ये रहा परागकोश, देखो परागकोश ये रहा, ये एक डायग्राम दे रखा है आपके सामने परागकोश का। अब देखो
जब परागकोश बनता नहीं है, स्टार्टिंग की कंडीशन बताती हूँ कि पूरा डेवलप नहीं होता है, तो परागकोश में सबसे बाहर की ओर एक स्तर बनता है। सबसे पहले एक स्तर बनता है परागकोश, जैसे ये परागकोश है, इसे के अंदर कुछ नहीं है। अभी पहले अपन क्या कर रहे हैं, पहले दीवार बना रहे हैं। जैसे अपने को घर बनाना है, अगर मान लो मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले बाहरी बाहरी दीवार तो बनाएंगे ना, या पहले पलंग लाके रख देंगे, फ्रिज लाके रख देंगे, सारा फर्नीचर लगा देंगे, ऐसा नहीं ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बाहरी दीवार बनाएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब परागकोश बन रहा होता है तो सबसे पहले बाहर की एक दीवार बनती है, जिस दीवार को अपन क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। तो सबसे पहले क्या बनेगी, बाह्य त्वचा बनेगी। सबसे पहले एक दीवार बन गई, उसका नाम क्या है, बाह्य त्वचा। अब इस बाह्य त्वचा में होता क्या है, इस बाह्य त्वचा में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होता है। संरचनात्मक मतलब कुछ संरचना चेंज होती है इसकी। यहाँ पर विभाजन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये बाहरी त्वचा बन गई यहाँ पर, तो इसके अंदर कुछ इसकी जो कोशिकाएं होंगी उनमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। संरचनात्मक परिवर्तन जैसे केंद्रक का बड़ा होना, कोशिका द्रव्य का सघन होना, इस तरह से कुछ संरचना में चेंजेस आएंगे। और संरचना में चेंजेस होने की वजह से यहाँ की जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं होंगी, इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं बनेगी जिसका नाम है हाइपोडर्मल कोशिकाएं। संरचना में परिवर्तन हुआ और संरचना से क्या बन गई, हाइपोडर्मल कोशिकाएं बन गई। अब हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो होती है, ये कोशिकाएं जो होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये हाइपोडर्मल कोशिकाएं ना, ये कैसी हो जाती है, ऐसे बड़ी बड़ी सी हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। हाइपोडर्मल कोशिकाएं बड़ी बड़ी हो जाएगी और बड़ी होने की वजह से इनका जो कोशिका द्रव्य होगा वो सघन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे कुछ कोशिकाओं का, स्पेशल कोशिकाओं का निर्माण होगा जिसका नाम है प्रपस्सु कोशिकाएं। ये कोशिकाएं, हाइपोडर्मल जो कोशिकाएं थी ना, वो बनी थी और वो बड़ी हो गई, कोशिका द्रव्य सघन हो गया, केंद्रक बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ की जो कुछ स्पेशल कोशिकाएं बनेगी, इन कोशिकाओं को अपन क्या कहेंगे, प्रपस्सु कोशिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रपस्सु कोशिकाएं कहेंगे। देखो इन सभी के काम भी अपने को पढ़ने, सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से स्तर हैं, जिसको समझने में आपको आसानी रहेगी अगर आप परागकोश की संरचना पढ़ोगे तो। अब यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, प्रपस्सु कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब आगे जाकर ये प्रपस्सु कोशिकाएं दो भागों में बट जाएगी। कितने भागों में, दो भागों में बट जाएगी। पहली वाली जो कोशिका है जिसका नाम है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, क्या नाम है, प्रपस्सु कोशिकाएं दो भागों में बट गई। कौन सी, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। और दूसरी वाली जो है अपनी, वो कौन सी होगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। आ गई बात समझ में। दो कोशिकाएं बना दी किसने, प्रपस्सु कोशिकाएं ने। कौन सी, एक तो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। अब सुनना ध्यान से, प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या करेगी, केवल दीवार का निर्माण करेगी। भाई ये मान लो कि ये परागकोश है, तो इसकी दीवार जो बनाएगी ना, वो कौन बनाएगी, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। जबकि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, ये वो कोशिकाएं हैं जो किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण करेगी। समझ में आई बात। चलो अब देखो, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं जो है वो क्या करती है, परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। अभी भी बताया मैंने, परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। और आपको क्या लगता है कि परागकोश इतना छोटा सा है, तो उसकी क्या भित्ति एक आधी होगी, नहीं, इसके अंदर चार चार भित्तियां, चार चार स्तर पाए जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट संरचना है, चार चार स्तर है, ताकि अंदर जो लघु बीजाणु या परागकण बन रहे हैं उनकी सुरक्षा अच्छे से हो सके। कहीं वो खराब हो गए तो फिर इस दुनिया में पेड़ पौधे बनना ही बंद हो जाएंगे, ऐसे तो रोज खराब होते जाएंगे वो, है ना। तो यहाँ पर देखो, परागकोश भित्ति जो है वो कितने स्तर का निर्माण कर देती है, चार स्तर का निर्माण कर देती है। जिसमें से सबसे बाहर जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहेंगे, इसको भी बाह्य त्वचा ही कहेंगे, ठीक है। सबसे बाहर वाला जो स्तर है उसको बाह्य त्वचा कहेंगे, उसके अंदर वाला जो स्तर है उसको अंतःस्थीशियम कहेंगे, और उसके अंदर वाला जो स्तर है उसे मध्य स्तर कहेंगे, और सबसे अंदर वाला जो स्तर है उसे अपन क्या कहेंगे, टेपिटम कहेंगे। जैसे कि ये है अपना परागकोश, तो परागकोश के सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा हो गई, फिर उसके अंदर जो हो गई ये वाले स्तर, इसको अपन क्या कहेंगे, अंतःस्थीशियम कहेंगे। फिर इसके अंदर का स्तर हो गया क्या, मध्य स्तर, और सबसे अंदर का स्तर कौन सा हो गया अपना, टेपिटम हो गया। कौन सा हो गया, टेपिटम हो गया। तो सबसे अंदर कौन होता है बताओ, टेपिटम होता है। समझ में आ गई बात। ये तो हो गई बाहरी स्तर। अब इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर बनती है अपनी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं मैंने बता दिया है क्या काम करेगी, लघु बीजाणु या फिर परागकणों का निर्माण करेगी। और
अब देखो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में क्या होता है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका, बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होगा। और बीजाणुजन कोशिकाएं किसका निर्माण करती है, बीजाणु मात्र कोशिकाओं का। अब नाम से ही पता चल रहा है, बीजाणु मात्र कहो या फिर लघु बीजाणु मात्र कहो, एक ही बात है। लघु बीजाणु मात्र, मात्र का मतलब क्या होता है, मम्मी। किसकी मम्मी, लघु बीजाणु की मम्मी। तो ये मम्मी है तो किसका निर्माण करेगी बताओ, लघु बीजाणु या फिर परागकण का निर्माण करेगी। समझ में आ गई बात। तो देखो यहां पर ध्यान से सुनना कि ये तो बाहरी स्तर हो गए चार के अंदर किसका निर्माण होता है, इसके अंदर ये सारा सिस्टम, ये वाला जो चल रहा है ना, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका, बीजाणु जन मात्र कोशिका, बीजाणुजन मात्र कोशिकाओं से फिर बनेंगे लघु बीजाणु, तो वो इसके अंदर की ओर होगा, ये अंदर की ओर चल रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं कि ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो हैं, ये लघु बीजाणु धानी जो है, लघु बीजाणु जो धानी जो है जिसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, इसके जस्ट बाहर की कौन सी परत है, इसके जस्ट बाहर की ओर कौन सी परत है, कौन सी परत है, तो ये कौन सी परत है, टेपिटम वाली, क्योंकि टेपिटम सबसे अंदर की ओर है और टेपिटम अंदर की ओर है, प्लस इसके अलावा इसके जस्ट बाहर की ओर कौन हो गई, टेपिटम हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये क्यों बता रही हूँ वो आगे आएगा, सब समझ में आएगा, लेकिन बता रही हूँ ध्यान से सुन लेना कि ये क्या हो गया, टेपिटम हो गया। टेपिटम किसके बाहर की ओर है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु धानी के सबसे जो जस्ट बाहर की ओर है वो टेपिटम है। ठीक है ना, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है ना। कोई भी इसको ये ना समझे कि ये क्या बता रहे हैं मैडम, ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन अभी अभी अपन ने ऊपर से चीजें पढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले बाह्य त्वचा बनी, बाह्य त्वचा के अंदर कुछ संरचनात्मक परिवर्तन से हाइपोडर्मल कोशिकाएं बनी। हाइपोडर्मल में कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है, इसकी कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़ी होकर क्या बनाती है, प्रपस्थ कोशिका। प्रपस्थ कोशिका आगे जाकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, पहली प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक भित्ति कोशिका से किसका निर्माण होगा, परागकोश की भित्ति का निर्माण होगा। परागकोश की भित्ति कितनी होती है, 4 होती है, बाह्य त्वचा, अंतःशिश्य, मध्यस्तर और टेपिटम। ठीक है, फिर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो होंगी, इनसे क्या बनेगा, बीजाणुजन कोशिकाएं बनेगा। बीजाणुजन से बीजाणुजन मात्र कोशिकाएं, और मात्र है मम्मी है, तो मम्मी किसका निर्माण करेगी, बच्चे का। इसका बच्चा कौन है, लघु बीजाणु या परागकण। कंप्लीट है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होगी अपनी बाहरी संरचना। अब अपने को इसके अंदर भी पढ़ना है, अंदर भी पढ़ना है। अंदर क्या कि ये क्या काम करती है, इनकी संरचना कैसी होती है, इन स्तर का निर्माण कैसे होता है, इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे सारा कंप्लीटली। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको आपके छोड़ा जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू क्लास देखनी है। आप लोग क्या करते हो, बीच बीच में से ही, क्लासों के बीच बीच में से थोड़ा देखा और फिर सोचते हो अब इतनी लंबी नहीं देखी जाएगी, अब छोड़ देते हैं। फिर दूसरे दिन आओगे, फिर वो दूसरे दिन का समझोगे, लेकिन पहला वाला समझ में नहीं आया तो दूसरा भी समझ में नहीं आएगा। अरे भाई बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो आप, थोड़े सीरियस हो जाओ। आप लोग सीरियस बिल्कुल भी नहीं है, इस बार का जो बैच है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ना। पहले जो बच्चे थे यूट्यूब पे भी पढ़ते थे तो वो थोड़े सीरियस थे, कंटिन्यू क्लासेस देखते थे और वास्तव में उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है ना। तो आप भी कंटिन्यू बने रहिए और इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी सभी को शेयर कीजिए, लेकिन उन बच्चों को शेयर कीजिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो कि बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस नहीं दे पाते हैं या प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़कर ही घर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ये क्लासेस शेयर कीजिए ताकि उनका जो है फ्री में, क्योंकि ये सारी क्लासेस फ्री है, तो फ्री में ही वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रख सकें और अपने एग्जाम्स में जो है वो बेहतरीन परिणाम जो है वो दे सकें। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर करने हैं अगर आप क्लासेस पसंद आ रही है तो, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हो, अच्छे कमेंट्स करते हो, तो हमें भी लगता है कि बच्चों को फायदा हो रहा है, तो हमें और ज्यादा क्लासेस लेनी चाहिए। तो हम फिर और ज्यादा, हम खुद और ज्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए टाइम निकालकर फिर हम क्लासेस लेते हैं। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और कमेंट जरूर करने हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी टाइम पर कल की क्लास के अंदर। तब तक यहाँ तक आपके नोट्स जो हैं वो आपकी कॉपी के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, नोट्स आपको खुद को बनाने हैं और फिर भी अगर आप अच्छे नोट्स चाहते हैं कि हमें बने बनाए नोट्स चाहिए, कंप्लीटली नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप रानी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको कंप्लीटली नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, सारी क्लासेस मिल जाएगी। लेकिन उसकी फीस भी इतनी नहीं है, केवल 999 रुपए ही फीस है ना। बहुत ही कम फीस के अंदर बहुत सारे बच्चों ने कोर्स खरीद लिया है और उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर ली है। अब आपको देखना है कि आपको तैयारी कब स्टार्ट करनी है। ठीक है,
बाय बाय।